हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बहुत ही अच्छी सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। इस सीरीज के अंदर हम एनडीए के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाएंगे, वो भी शॉर्टकट ट्रिक के साथ। बिल्कुल थंबनेल पर बिल्कुल आपने सही देखा है, शॉर्टकट ट्रिक्स, सेकंडों में आप आंसर निकालेंगे। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप 2022 का ये हमारा एनडीए का पेपर है, जिसको हम बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक के अंदर सोल्व करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारे पास ये पेपर था और ये हिंदी मीडियम में है। हम इंग्लिश मीडियम का वर्जन सोल्व करेंगे, साथ ही मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको हिंदी में भी अच्छे से समझ में आएगा, जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े हुए हैं 12th क्लास में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए आंसर तो इसका सेकंडों में आ सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आप ये ना सोचें कि भाई बहुत टाइम लग गया, कि वो आपको समझाने के लिए होगा कि हुआ क्या है। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है ये हमारे पास। ठीक है, और 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करना आपने सीखा होगा 12th क्लास के अंदर, कि हम क्या करते थे, फर्स्ट रो से क्या कर देते थे, एक्सपेंड कर देते थे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो से जब एक्सपेंड करेंगे तो किसके लिए सोल्व करेंगे, इस 1 के लिए सोल्व करेंगे। 1 के लिए सोल्व करेंगे तो ये 1 लिखेंगे। अब ये 1 जिस कॉलम में और जिस रो में आ रहा है उनको हम छोड़ देंगे। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इनको छोड़ देंगे तो 4 एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, क्यू आर आर पी। इनको आप कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। तो पी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू, और माइनस आर को आर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा के चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना आप तो सीधा ही करेंगे एग्जाम के अंदर, किसी को समझाएंगे थोड़ी ना। तो पी के लिए जब सोल्व करेंगे तो सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज होता है, आपको पता होगा ही। तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को जब हम छोड़ेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 1 आर पी। तो पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, पी मिलेगा, और 1 को आर से करेंगे तो क्या मिलेगा, आर मिलेगा। बीच में माइनस का साइन लगता है, प्लस में क्या हो जाएगा क्यू, और इसमें हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जो है उसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 1 क्यू आर। ठीक है, 1 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर, माइनस क्यू को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू। अब इसको आप अंदर से मल्टीप्लाई कर लें, 1 को हम पी क्यू से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू माइनस क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा आपका पी आर पी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस यानी कि पी आर, और क्यू को आर से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर, और माइनस क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो फाइनल जो ये रिजल्ट है हमारे पास ये आया है डेल्टा 1 का, माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, और बाकी इनके प्रोडक्ट का जो हो रहा है सम हो रहा है। तो फाइनली इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ जो मेरे पास रिजल्ट आया है। बस आंसर आने वाला है, थोड़ा समझा के चल रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया भाई, माइनस पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये माइनस था, तो क्या आया भाई, माइनस क्यू स्क्वायर आया। ठीक है, और प्लस में क्या था हमारे पास, पी आर, प्लस में क्या था भाई, क्यू आर था, और प्लस में था पी क्यू। तो ये डेल्टा 1 को सोल्व करने से हमारे पास रिजल्ट आया। अब देखिए अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कोई भी इंटीजर है उनके स्क्वायर का सम, उनके प्रोडक्ट के सम से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से कि ये क्लियर हो गया कि इसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा होगा, और ये कैसा है, नेगेटिव है। तो फाइनल यहाँ से जो रिजल्ट मिलने वाला है डेल्टा 1 का, वो कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव। अब डेल्टा 2 का भी नेगेटिव मिलेगा, उसका रिजल्ट भी यही सेम रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स को हम अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो अनचेंज्ड होता है, सेम रहता है, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है ट्रांसपोज करने से। तो डेल्टा 1 का ट्रांसपोज ही डेल्टा 2 में आपको दिखाई दे रहा होगा। बस यहाँ पर थोड़ा कॉलम को इंटरचेंज करना होगा, वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एलिमेंट मैच हो रहे हैं तो आपको इंटरचेंज वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा डेल्टा 2 की वैल्यू भी आप यही लिखेंगे। तो डेल्टा 2 की वैल्यू भी यही रहेगी, तो इसका मतलब उसमें भी फाइनल जो रिजल्ट है वो कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। अब इन दोनों का हमें करना है सम, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, डेल्टा 2 भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो दोनों का सम भी कैसा रहेगा, नेगेटिव ही फाइनल रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा जो क्या है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हमें गिवन है भाई a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 2 और ए बी सी इक्वल्स टू 6। देखिए तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप पहले आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, R1 में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, C1 में सॉरी A, और C2 में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है B, और C3 में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है C। तो ए बी सी हम यहाँ से करेंगे कॉमन, तो अंदर जो रिजल्ट हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा 1 1 1, और यहाँ पर बचेगा A B C
यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये फाइनल रिजल्ट बचेगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी एक रो वन वन हो या कोई भी एक कॉलम वन वन हो, और जो सेकंड बाकी सेकंड और थर्ड रो बच गई उनके अंदर क्या है, सिंगल डिग्री और डबल डिग्री में, मतलब लीनियर नंबर्स हो, लीनियर अल्फाबेट हो, डिग्री वन वन हो उनकी, और फिर दूसरे कॉलम या दूसरी रो के अंदर डिग्री टू टू हो, मतलब इस टाइप का डिटर्मिनेंट्स आपको कभी भी दिखाई दे, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं आप। कोई भी रो जो है, ये वन वन जो है ये फर्स्ट की बजाय सेकंड में भी हो सकता था, थर्ड में भी हो सकता, तो ऐसे जो केस होते हैं ना उनका रिजल्ट आपका क्या होता है, सेम यही होता है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब ये ए बी सी में है इसलिए ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अगर ये एक्स वाई जेड में होता तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स हो जाता था। तो ये थोड़ा शॉर्टकट है इसका। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एबीसी की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी, 6, और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, सीधा आपको याद होना चाहिए ये रिजल्ट कि इसको एक्सपेंड करने से जो रिजल्ट आएगा, इसमें जो अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं उनमें उनके पेयर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसे करना है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा सेम यही आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 होगा हमारे पास। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कब, जब इनमें से कोई एक कंडीशन हो। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में अगर सेम एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, सेम एलिमेंट का मतलब जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट रो के अंदर एबीसी आ रहा है, तो सेकंड रो में भी एबीसी आ रहा है, चाहे उनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है लेकिन आ तो रहे ना। ऐसे ही थर्ड रो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा एबीसी आ रहा है। तो ऐसे केस के अंदर या तो तीनों रो को आप ऐड कर लें या तीनों कॉलम को। तो जैसे ही मैं तीनों रो को ऐड करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही थर्ड में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा बी सी ए, और ये आपका फाइनल होगा सी ए बी। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो के अंदर से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा आपका, तो रिजल्ट बनेगा आपका यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को हमने क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है। तो यहाँ पर बचेगा वन बी सी, वन सी ए, और यहाँ पर बचेगा वन ए बी। ठीक है, अब इसको आप फर्स्ट रो से क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा अंदाजा यहीं से मिल रहा है ऑप्शन से हमें। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तो हमने कॉमन कर लिया है। तो अगर इसका रिजल्ट जीरो होता है, ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट जीरो होता है, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट से जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो गया, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जीरो। तो ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर वन तो सेटिस्फाई करता है इसको। ठीक है, अब इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे ना तो रिजल्ट आपके पास क्या आने वाला है, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी सी हमें बनती हुई नजर आ रही है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे कि ए स्क्र बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो है इसका क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। अब सोच के देखिए, अगर ये जीरो है तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, और ये जीरो है तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। मतलब ऑप्शन नंबर थ्री भी सीधा हमें सेट होता हुआ इसके अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखें अगर हम, तो ये एक आइडेंटिटी बन गई है नाइन्थ क्लास की हमारी। इसका जो रिजल्ट, ये दोनों फैक्टर मिला करके, ठीक है, ये वाला फैक्टर हमारा और ये वाला फैक्टर मिला करके रिजल्ट जो बनता है वो क्या बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। ठीक है, इसका जो रिजल्ट होता है ना, ये ऊपर के दोनों फैक्टर होते हैं। अब सोच के देखिए कि अगर आपका ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसका रिजल्ट ए थ्री ए बी सी के इक्विवेलेंट है, यानी कि पॉइंट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर थ्री ए बी सी अगर हम लिखेंगे तो थ्री ए बी सी माइनस थ्री ए बी सी, ये भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो ये दोनों फैक्टर आपको एक्सपेंड करने से मिलेंगे, उसको आप ये आइडेंटिटी लगा करके ये लिख सकते हैं, और इसकी जगह थ्री ए बी सी लिखेंगे तो ये भी रिजल्ट क्या देगा, जीरो देगा। यानी कि यहाँ पर पॉइंट नंबर सेकंड भी आपका सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर फोर पर, और क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो हमारा थोड़ा प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो देखिए, पहले हमें सी को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सी जो है उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है, जैसे सी फर्स्ट पे लिखा हुआ है, तो उसकी तो रो मल्टीप्लाई होती है किससे, सेकंड वाले से, यानी कि ए के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट की तो रो लेंगे और सेकंड का क्या लेंगे, कॉलम। ठीक है, तो एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एम स्क्र। जब एम को, इस एम को पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है, इस एम से किया तो एम स्क्र, और इस
n से करेंगे तो क्या आएगा आपका mn आएगा, ठीक है। तो प्लस में क्या आ जाएगा mn, ये आपकी फर्स्ट रो हो जाएगी। अब माइनस के m को पकड़ के चल रहे हैं, माइनस के m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस एम स्क्वेयर, और माइनस के m को n से करेंगे तो आएगा माइनस mn। तो ये आपके पास क्या हुआ, LHS साइड का रिजल्ट हुआ। अब हम RHS को कर लेते हैं सोल्व। तो देखिए RHS को जब हम सोल्व करेंगे तो सी बी लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि इसकी तो रो ही लेनी है आपको और इसका क्या लेना है, कॉलम, ठीक है। तो m को माइनस n से करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस mn, और m को माइनस m से करेंगे तो माइनस m स्क्वेयर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो गई। अब माइनस m को पकड़ के चल रहे हैं, माइनस m को n से करेंगे तो प्लस mn हो जाएगा, और आपका जो माइनस m है उसको माइनस m से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस m स्क्वेयर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो रिजल्ट है वो हमारे क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। देखिए इसमें रिजल्ट कुछ और था और इसमें रिजल्ट कुछ और था, यानी कि पॉइंट नंबर 1 तो आपका नहीं बनता है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 अगर नहीं बनता है तो यहाँ पर आप जब इनको ऐड करेंगे, थोड़ा ऐड करके देख लें, क्योंकि यही चीज़ हमें सेम यहाँ पर भी नज़र आ रही है। देखिए सी ए सी बी, तो सी ए हमने ये निकाला है और ये क्या निकाला है, सी बी निकाला है। तो इनको हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए माइनस एम एन प्लस एम एन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये एम स्क्वेयर से एम स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो आपको एक जीरो मैट्रिक्स मिलने वाली है, ठीक है। बार बार थोड़ी ना मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वो ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा, तो ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया है कि इसका जो रिजल्ट है वो जीरो मिलने वाला है। साथ ही अब हम सेकंड पॉइंट को भी चेक करेंगे, ये आप याद रखें, इसका रिजल्ट आपको क्या मिला था, जीरो मिला था। अब सेकंड पॉइंट में आप ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से। तो ए मैट्रिक्स ये है, इसकी रो रहेगी और इसका क्या रहेगा, कॉलम। तो m को m से करेंगे तो हमारे पास आएगा एम स्क्वेयर, ठीक है, और n को m माइनस m से करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो भाई n को m से करेंगे माइनस m से तो ये हो जाएगा माइनस mn, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए, 11th 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा था। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर पूरा सिलेबस डल चुका होगा अब तक, ठीक है। अगर आपने देखा है, अब कुछ टाइम के बाद अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो डल चुका होगा अब तक, सभी बातें आपको डिटेल में वहाँ पर समझाई गई है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये किसको मल्टीप्लाई किया था भाई, ए को सी से। अब बी को सी से करेंगे तो इसकी तो रो रहेगी और इसका क्या रहेगा, कॉलम। माइनस एन को एम से करेंगे तो माइनस एम एन आएगा हमारा, और माइनस एम को माइनस एम से करेंगे तो प्लस एम स्क्वेयर आएगा। तो देख सकते हैं दोनों रिजल्ट सेम है, बस आगे पीछे टर्म्स लिखी हुई है, यानी कि पॉइंट नंबर सेकंड तो बनता है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा हमें थर्ड पॉइंट की एलएचएस साइड को भी देखना होगा। आरएचएस तो हमें याद है, ये जीरो आया था हमारा, हमने चेक कर लिया था। तो ए को अगर मैं बी में ऐड करता हूं तो क्या होगा, ए बी को ऐड करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, आपको पता है। तो ए बी को ऐड करेंगे तो m माइनस एन हो जाएगा भाई, m माइनस एन, और n को m इसमें ऐड करेंगे तो n माइनस m हो जाएगा, ठीक है। m माइनस n और n माइनस m, तो ये हमारे पास a प्लस बी का क्या रहेगा रिजल्ट। अब c से इसको करना है मल्टीप्लाई तो c आगे लिखी जाएगी, c क्या है, m माइनस m है, ठीक है। इसकी रहेगी रो और इसका रहेगा कॉलम। तो देखिए m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा एम स्क्वेयर, m को माइनस n से करेंगे तो माइनस एम एन, ठीक है। इस फर्स्ट कॉलम के साथ हो गई, इसको पकड़ रखा है, ठीक है, इसके साथ किया है। अब इसके साथ करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो ये आएगा प्लस एम एन और माइनस आएगा एम स्क्वेयर। तो देख सकते हैं ये भी आपका क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, ये भी कैंसिल हो गया है, मतलब फर्स्ट रो तो जीरो आ गई है। अब m माइनस एम को m से करेंगे तो ये आएगा माइनस एम स्क्वेयर प्लस एम एन, और इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एम एन और प्लस एम स्क्वेयर। तो ये भी देख सकते हैं आप, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। तो रिजल्ट यहाँ पर क्या मिला, जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगी। और आर एच एस हम पहले ही फर्स्ट पॉइंट की हेल्प से सोल्व कर चुके थे, तो वो भी क्या मिला था, जीरो। यानी कि यहाँ पर पॉइंट नंबर सेकंड और थर्ड आपका जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो आंसर जो है वो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई हमारे पास, कि ए मैट्रिक्स आपको यहाँ पर ये गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको रिजल्ट निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देखिए इसका रिजल्ट अगर आपको पता है तो सेकंडो में आंसर है ए इंटू एडजॉइंट ए, इक्विवेलेंट होता है मोड ऑफ ए इंटू आई के। आई क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। अब यानी कि हमें केवल क्या चाहिए, मोड ऑफ ए चाहिए। तो आप उसी रो या उसी कॉलम से
एक्सपेंड करें जिसमें ज़्यादातर क्या हो, जीरो हो। तो यहाँ पर हम C1 से एक्सपेंड करेंगे। अब C1 से एक्सपेंड करेंगे तो इन दोनों जीरो के लिए तो हमें सोल्व करने की आवश्यकता है नहीं, तो केवल हमें 1 के लिए सोल्व करना है और 1 के लिए सोल्व करेंगे तो ये रो और ये कॉलम हमारा छूट जाएगा। ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को साइन से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा भाई, और माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं, माइनस यहाँ पर है प्लस हो जाएगा। 2 कोस थीटा को कोस थीटा से करेंगे तो क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा आएगा। अब यहाँ से 2 कर लेते हैं कॉमन, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाइनल क्या मिला 2 मिला, यानी कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है आपका वो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको क्या करना है, गिवन है यहाँ पर वही ये कि एक तो क्या करना है हमें के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दूसरा आपको ये एक मैट्रिक्स गिवन है और बोला गया है कि ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। यानी कि इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तब आपको बताना है कि के जो है वो रिजल्ट क्या होंगे, जीरो होंगे, 1 रिजल्ट होगा, 2 रिजल्ट होगा, या फिर एनी रियल नंबर वैल्यू होगी इसकी। तो उसके लिए हमें पहले इस मैट्रिक्स का क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा, और फिर उसको हम इक्वल्स टू जीरो रखेंगे, तब के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर हम सीधा सीधा एक्सपेंड करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ है, ये एक फॉर्मूला हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कोस टू ए का रिजल्ट होता है कोस टू ए, क्या होता है इसके वैसे 4 रिजल्ट्स होते हैं, जिनमें से यहाँ पर जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का जो रिजल्ट लग रहा है। इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है, हम उसको ऐसे लिखेंगे पहले और फिर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ पर देखिए क्या है भाई हमारे पास, एक मिनट, एक डिटर्मिनेंट्स है यहाँ पर, ये है आपका 2 कोस 2 थीटा, ठीक है। फिर आपके पास है अगेन 2 कोस 2 थीटा, और फिर क्या है भाई हमारे पास 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट सीधा लगा देते हैं, तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा कोस 2 थीटा का, एंगल डबल हो जाता है। सेम यहाँ पर ये भी जो रिजल्ट है, मैंने आप अभी आपको बोला कि कोस 2a के 4 रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। एक कोस 2a का एक ये रिजल्ट भी होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जिस पर पूरी सभी फॉर्मूलों पर एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलों पर एक वीडियो है जिनको याद करने के साथ में आपको ट्रिक भी बताई गई है कि कैसे आप फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के फॉर्मूलों पर भी वीडियो है, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, कोस 2 थीटा लिख देंगे भाई, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या था 3 था, और ये था आपका के, यहाँ पर था हमारे पास 2k, ठीक है। और यहाँ पर कितना था 1 था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इस टाइप से ये डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, एक्सपेंड कैसे करेंगे हम, फर्स्ट रो से हम यहाँ पर एक्सपेंड कर लेते हैं, या फिर थर्ड कॉलम से भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, एक ही बात है। तो चलिए थर्ड कॉलम से करते हैं। तो थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर हम 6 के लिए सोल्व करेंगे, 6 के लिए। तो आप देख सकते हैं जिस एलिमेंट के लिए हम सोल्व करते हैं और वो जिस रो और जिस कॉलम में होता है उनको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस 2 थीटा से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2k कोस 2 थीटा माइनस k को कोस 2 थीटा से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k कोस 2 थीटा, ठीक है। अब ये हमने किसके लिए सोल्व किया है, 6 के लिए। अभी हम 3 के लिए सोल्व करेंगे। तो 3 के लिए सोल्व करेंगे तो देखिए इसकी पोजीशन ओड होती है, क्योंकि ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो इन दोनों नंबरों का जो सम है वो कितना बनता है 5। तो जिनकी पोजीशन ओड होती है उनके साइन को चेंज करना होता है। तो यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा हमारा। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में उनको हम छोड़ देंगे, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम और सेकंड रो के अंदर है, तो ये छूट जाएंगे। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, यहाँ से ये आ जाएगा आपका भाई 2k को 2 कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k कोस 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और k को 2 कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2k कोस 2 थीटा, ठीक है। ये हमने किसके लिए सोल्व किया, 3 के लिए। अब 1 के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास। देखिए वीडियो बीच में बंद हो गई थी, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 के लिए जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचेंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, माइनस
फिर हम यहाँ पर ये कोस थीटा को 2 कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं हम अभी इस वीडियो के अंदर तो क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी इस क्वेश्चन पेपर को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उसके लिए हम नोटबुक का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर स्पेस थोड़ा सा कम होता है तो सिंप्लीफाई करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर इस वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिला, प्यार का मतलब कि व्यू वगैरह काफ़ी आए इस पर, ठीक है, दोस्तों से आपने अच्छे से शेयर किया, तो नेक्स्ट वीडियो को हम पक्का नोटबुक पर अच्छे से सोल्व करके आपको एक-एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप अब भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये तो क्या हो गया, 0। तो ये पूरा रिजल्ट तो वैसे ही 0 हो गया। बाकियों को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 के कोस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए सीधा सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं ना, 2 के कोस थीटा है, यहाँ पर के कोस थीटा है, तो यहाँ से प्लस का एक के कोस थीटा बच जाएगा, यानी कि 6 इंटू क्या बच जाएगा, के कोस 2 थीटा बच जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2k है यहाँ पर, सॉरी 4k है, और ये क्या है 2k, तो 4k में से 2k माइनस कर देंगे तो 2k यहाँ से बचेगा, यानी कि अंदर से बचेगा 2k, और 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा -6k कोस 2 थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ये भी, ये प्लस की टर्म है और ये किसकी है, माइनस की है, तो ये तो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब हमने इसको जब एक्सपेंड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट्स है, इस डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंड करने पर रिजल्ट आया वो 0 आया, मतलब के जो है वो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया। अब के जब कैंसिल ही हो गया तो उसकी वैल्यू तो यूनिक तो आएगी नहीं, तो हम इस केस में क्या करते हैं, जिस वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल रहे हैं और वो कैंसिल ही हो जाए, वो आपको दिखाई ही ना दे, तो ऐसे केस में ऑल रियल वैल्यू उसकी क्या होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, डी होगा, एनी रियल वैल्यू। ठीक है, एनी रियल वैल्यू इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं 7, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ये है भाई हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट्स है वो 0 नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर का मतलब। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए है, बी इक्वल्स टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए मिनटों के हिसाब से, सेकंडों के हिसाब से इसका आंसर निकालेंगे हम। तो बी जो है हमें गिवन है, इक्वल्स टू है, बी मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए के। तो यहाँ से जब हम ए बी को सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास रिजल्ट, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा, ए को तो हम एज इट इज रखेंगे और बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वलेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए की, तो यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब आपको ये चीज अच्छे से याद है कि ए बी इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आया। अब बी ए को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बी ए जो है वो क्या हो जाएगा, बी जो है, बी को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, अब आपको अगर ये रिजल्ट याद है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट a इंटू ए, इन दोनों का ही रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट जो है हमारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो पॉइंट नंबर 1 तो जो है इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। साथ ही आप ये चीज ध्यान दें कि आई यहाँ पर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट से एक नंबर है, डिटर्मिनेंट से क्या है, नंबर। अब यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि सभी एलिमेंट 0 होते हैं, डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं वो 1 1 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 और ये क्या आ जाएगा 1। अब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चाहे यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, उसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल डायगोनल में ही वो नंबर आपको दिखाई देगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पर तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए अब डायगोनल के एलिमेंट जो है वो इक्वल हो और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा यहाँ पर लागू होता है कि ए बी जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगी, ए बी जो है वो क्या होगी, एक स्केलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट इक्वल है और इन दोनों का ही रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, मोड ऑफ ए इंटू आई के इक्विवेलेंट होता है। अब मोड एक नंबर है और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो नंबर को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर डायगोनल में दिखाई देंगे, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो डायगोनल में दिखाई देंगे, और तो सिंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलती है कि डायगोनल के जो एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल ही होंगे। ठीक है, साथ ही बाकी सभी नॉन डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। तो यहाँ पर एक ये आपकी क्या रहेगी, स्केलर मैट्रिक्स भी रहेगी, लेकिन नल मैट्रिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0, सभी एलिमेंट्स क्या हो भाई, 0, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं,
नल मैट्रिक्स बोलते हैं या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मोड ऑफ ए जो है ना, मोड ऑफ ए इंटू आई होता है रिजल्ट। तो यहाँ पर बोला है कि ए जो है वो नॉन, तो ए जो है वो हमारी कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, इसलिए मोड ए की जो वैल्यू है वो जीरो तो हो नहीं सकती। अब ये जीरो नहीं होगा तो नल मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको मेरी बात। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर लागू होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो पॉइंट ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, बी होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कि ए और बी दोनों ही कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इनके नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या है, इक्वल है। रो और कॉलम की संख्या क्या है यहाँ पर, इक्वल है। अब यहाँ पर बोला है कि दोनों सेम ऑर्डर के भी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, इफ ए बी इज ए नल मैट्रिक्स, अगर ए बी एक नल मैट्रिक्स है, ए बी जो है ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर एक नल मैट्रिक्स आती है। नल मैट्रिक्स मतलब एक जीरो मैट्रिक्स आती है, ठीक है। तब क्या बोल रहा है आगे भाई, ये बोल रहा है देन एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज ए नल मैट्रिक्स, कि कम से कम ए या बी में से एक आपकी क्या होनी चाहिए, जीरो। तो बिल्कुल ये सही बात है। दो मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट कराते हैं और उनका प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स आती है, एक नल मैट्रिक्स आती है, तो ऐसा केवल तभी संभव है जब या तो ए आपका जीरो मैट्रिक्स हो या फिर आपका बी जीरो मैट्रिक्स हो, या फिर दोनों जीरो होंगे तो भी जीरो लागू करता है। लेकिन इसने बोला एटलीस्ट, कम से कम एक, तो कम से कम एक तो जीरो होना जरूरी है। तो ऑप्शन के मतलब पॉइंट नंबर 1 जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। साथ ही देखिए सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए बी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए बी जो है वो कैसी है, आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आई आ रहा है। देन बी ए इक्वल्स टू ए बी, तो बी ए जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए बी जो है वो ए बी का प्रोडक्ट आई के इक्विवेलेंट है। तो इससे आपको रिजल्ट याद आ रहा होगा, एक रिजल्ट होता था हमारा ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, ठीक है। क्योंकि ए बी जो है मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी, मतलब ए बी का रिजल्ट बी ए के इक्विवेलेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर किया गया है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो ऐसे केस में ए बी और बी ए का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ए को बी से मल्टीप्लाई करें आप या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी आपको मैट्रिक्स के अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर सेकंड भी यहाँ पर बनता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, सी होगा, बोथ ए एंड बी। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर ये बोल रहा है इफ ए इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। 3 ऑर्डर की बोली है इसलिए हमने 3 ऑर्डर की बनाई है। 3 ऑर्डर का मतलब है 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है। साथ ही ये बोल रहा है कि बी इज इट्स ट्रांसपोज, बी जो है इसी का, ए का क्या है, ट्रांसपोज है। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, देखिए यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है ना वो सेम ही आता है। अब फर्स्ट रो से क्या बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट, सॉरी, रो को चेंज किया मैंने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। यहाँ पर सेकंड रो को किस में चेंज कर देंगे, सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को किस में चेंज कर देंगे, थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो ये रिजल्ट सेम ही रहेगा। यूनिट मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है ना वो एच डी जाता है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी। अब इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 0 0 0 2 0 0 2 आएगा भाई। क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 0 + 0 0 ही रहेगा, 0 + 0 0 ही रहेगा। ऐसे यहाँ पर ये 1 + 1 2 हो जाएगा, बाकी जीरो को जीरो से सम कराएंगे तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो केवल डायगोनल में 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है हमसे, ये बोल रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं, इसमें से 2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 1। अब ये एक यूनिट मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कोई एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, 2 × 1 कितना हो जाएगा, रिजल्ट हमारा सीधा 2 हो जाएगा। तो देखिए सेकंडों में बिल्कुल आंसर ये इसका आ जाता है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा। अगर आपको ये चीज पता है कि यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स को 2 टाइम्स ऐड करोगे, डायरेक्ट ये रिजल्ट आएगा 2 कॉमन करके। और इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो सीधा बिना पेन उठाए इसका आंसर दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा,
ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है कि ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब मोड ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। देन ऑफ द सेम ऑर्डर की है दोनों, तो बोल रहा है ए बी जो है ना वो किसके इक्विवेलेंट है, ए के। ए बी का प्रोडक्ट ए के इक्विवेलेंट है। तो देखिए ऐसा कब संभव हो सकता है, जब बी आपकी कैसी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर सेम उनमें से कोई एक मैट्रिक्स आती है, इसका मतलब सेकंड वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे कि एग्जांपल दूं, अगर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट मुझे 2 मिलता है, क्योंकि मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो 1 होता है, इसलिए किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर ए बी का प्रोडक्ट ए के इक्विवेलेंट आने का मतलब ये है कि बी जो है वो आई है। साथ ही दूसरी बात वहां पर बोली गई है कि बी ए जो है ना वो किसके इक्विवेलेंट है, बी के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब ए बी आपकी कैसी मैट्रिक्स हुई, आई मैट्रिक्स हुई। ठीक है। अब फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें बोला गया है कि भाई इसका क्या कर दीजिए, ए का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आई का स्क्वायर और आई का स्क्वायर तो आई ही रहेगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1 रहता है। ठीक है, क्योंकि आई जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो आई को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें उसका रिजल्ट क्या रहेगा, सेम आई ही रहेगा। ठीक है, अब आई जो था वो किसके इक्विवेलेंट था, ए के, मतलब इसकी बजाय मैं यहाँ पर ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो बनती है। साथ ही देखिए सेकंड कंडीशन को भी हम सेकंडों में चेक कर सकते हैं। कैसे, वहां पर बोला गया था कि ए बी इक्वल्स टू ए है। अब सेकंड वाली कंडीशन में बी की वैल्यू गिवन है, तो मैं बी को किससे रिप्लेस कर देता हूं, मैं बी ए से रिप्लेस कर देता हूं। बी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, बी ए से। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास ए, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ऐसे ही इस सेकंड वाली कंडीशन में इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा आपका, बी इंटू ए को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ए बी से। ठीक है, और इक्वल्स टू मेरे पास क्या है भाई, बी है। तो यहां से हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा भाई बी ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, ए के इक्विवेलेंट आ रहा है, जबकि ए बी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, बी के इक्विवेलेंट आ रहा है। जब तो हमारा यहाँ से जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था भाई, ए बी स्क्वायर जो था वो किसके इक्विवेलेंट आ गया था, ए के इक्विवेलेंट आ गया था। ठीक है, और ए स्क्वायर बी जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ गया था, बी के इक्विवेलेंट आ गया था। अब आपको पता है ए जो है वो भी आपकी आई मैट्रिक्स है और बी जो है वो भी आई मैट्रिक्स है, मतलब ए और बी इक्वल है। अब ए बी इक्वल है तो ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई हमसे, यहाँ पर तो आएगा हमारा बी और यहाँ पर क्या आएगा भाई, ए आएगा। ठीक है, वो पहले ही रेज कर दिया था ना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी आपका बनता है, क्योंकि ए बी जो है वो इक्वल है तो ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। सेकंड ऑप्शन भी मतलब सेकंड पॉइंट भी बनता है, फर्स्ट पॉइंट भी बनता है, हमने दोनों चेक कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा बोथ 1 एंड 2 रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले यहाँ से बाइनोमियल शुरू हो गई है। अब तक मैट्रिक्स के क्वेश्चन सभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो बाइनोमियल में हमारे पास एक रिजल्ट था कि x प्लस या माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर y रेज टू पावर n। तो इस केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स होती थी हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती थी, पावर जो है, पावर क्या है n। तो इसमें बस +1 कर देना है, आपको ये पता लग जाएगा। अगर इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को आप ओपन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी, तो कितनी टर्म्स रहेगी, n+1 टर्म्स रहेगी। अब इस चीज़ को इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसमें एक आइडेंटिटी लगा देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों की पावर होल पावर 9 थी, तो इसकी होल पावर मैं कितनी लिख देता हूँ, 9 लिख देता हूँ। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, पावर क्या है, n है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 9 है, और +1 हमें करना है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, n+1। तो 9+1 कितना हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू पावर 10 अमंग all the coefficient of the terms, the coefficient of the sixth term has highest value। सिक्स टर्म की जो कोफिशिएंट, खाली कोफिशिएंट यहाँ पर बोला गया है और बोल रहा है सिक्स टर्म का जो कोफिशिएंट है ना उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। देखिए हमने एक रिजल्ट पढ़ा था जनरल टर्म निकालने के लिए, TR+1 इक्वल्स टू क्या होता था, NCR, A रेज टू पावर R और B रेज टू पावर N माइनस R।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारे क्या रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे। यहाँ पर एक की जगह x आएगा क्योंकि आपको x दिख रहा है, और b की बजाय क्या आएगा, y। तो ये तो वेरिएबल रहने हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। कोफिशिएंट तो केवल इससे बनना है। तो इस चीज को जब हम निकालेंगे तो हमें सिक्स्थ टर्म निकालनी है, यानी कि r की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी होगी, 5 पुट करनी होगी। तो बेसिक आपका पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर हम है ना पूरा सिलेबस डालने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सिलेबस जब डालेंगे तो स्क्रीन पर नहीं पढ़ाएंगे, नोटबुक या बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा सकें। तो देखिए यहाँ पर आर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है भाई, 5 से। तो 5 और प्लस में क्या था, 1, तो मतलब यहाँ से सिक्स टर्म ही मिलेगी, 5 + 1। तो यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, 10 है। होल पावर जो होती है वो एन होता है। और सी आर कितना हो गया, 5। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल हाईएस्ट कोएफिशिएंट ही आएगा, क्योंकि इसके अलावा इससे जस्ट पहले की टर्म्स क्या आएंगी, 10c4 आएगी, उससे पहले की आएगी 10c3, फिर 10c2 और 10c1, और इसके बाद की क्या आएंगी, 10c6, 10c7, 10c8, 10c9 और 10c10। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा टर्म्स यहाँ पर ही ओपन होगी। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 5। तो इसका मतलब इसकी 5 टर्म्स ओपन होगी। कैसे ओपन होगी, देखिए हम आपको बताते हैं कि भाई 10c5 को जब आप सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो 5 टर्म्स यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर भी 5 है तो 5 ही ओपन होगी। इसको देख के ही पता लगता है कि ऊपर वाले की कितनी टर्म्स आपको ओपन करनी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का रिजल्ट ये पढ़ा होगा आपने। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 × 2 = 6 हो गया, तो मैंने सीधा 6 कैंसिल कर दिया है। और 5 से ये 2 पर मैंने कैंसिल कर दिया, 2 से यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया है 4 को, और 2 से फिर से इसको 4 पर कैंसिल कर दिया है। तो इनको जब हम 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 और इंटू 7 करेंगे, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना वो बाकी सभी कोफिशिएंटों से ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 टर्म्स ओपन हुई है, बाकी किसी में भी 5 टर्म्स ओपन नहीं होगी, 5 से कम ही होगी। अब आई थिंक आप सोच रहे होंगे कि जैसे 10c6 आएगा तो इसमें 6 टर्म ओपन होगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है ना उस चीज को देख के चलते हैं हम। यहाँ पर एक आपने थोरम थी हमारी कॉम्बिनेशन की, वो पढ़ी होगी कि एन सी आर इक्वल्स टू क्या होता था, एन माइनस आर। और यहाँ पर क्या हो जाता था, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर होता था एन सी एन माइनस आर। ठीक है। तो ये थोरम जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 10c10 - 6। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 10c4, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो 10c4 के इक्विवेलेंट आएगा। केवल 4 टर्म्स ओपन होगी यहाँ पर, तो 5 से तो कम ही रही ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो 5 से कम आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो याद रखें कॉम्बिनेशन में यहाँ पर जितनी टर्म्स है, मतलब यहाँ पर जितनी टर्म्स ओपन हो पा रही है, वो देखनी है कि अब वो हाईएस्ट कब होगी। उसी केस में जो कोफिशिएंट है वो आपका हाईएस्ट वैल्यू देगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 बनता है वो बिल्कुल सही बोला गया है कि यहाँ पर जो सिक्स्थ टर्म है उसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा। साथ ही देखिए इसमें और अच्छे से क्लियर कराते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि थर्ड टर्म निकालें। तो देखिए थर्ड टर्म जब निकालेंगे तो आप समझ चुके होंगे कि आर की जगह हमें क्या पुट करना होगा, 2। तो क्योंकि 2 + 1 होकर के ही तो थर्ड टर्म बनेगी, और इधर हो जाएगा आपका 10c2। बाकी टर्म्स मैंने छोड़ दिए, मैं सीधा कोफिशिएंट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे नाइन्थ टर्म निकालनी है। नाइन्थ टर्म निकालने के लिए मुझे आर को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 8 से, क्योंकि 8 + 1 ही तो 9 बनेगा। तो इधर हो जाएगा हमारा 10c8। अब आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि इन दोनों का रिजल्ट अलग है, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट सेम है, क्योंकि देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। और यहाँ पर भी आपको 2 दिखाई दे रहा है। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले यहाँ पर एक थ्योरम बताई थी, वो इसके अंदर अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10c10 - 8। अब 10 - 8 करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10c2 ही तो आएगा। तो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बोला गया था कि इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा, तो बिल्कुल सही बात बोली गई है, यानी कि पॉइंट नंबर 1 भी बनता है और पॉइंट नंबर 2 भी बनता है। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, बोथ 1 एंड 2 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है भाई हमारे पास, ये इंग्लिश वर्जन में देखेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर बोला गया है सी, इसको थोड़ा आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे 3nc, और ये r आपका कितना होगा, 2n होगा। तो ये फर्स्ट लिखा है ये n की वैल्यू, और सेकंड जो लिखा है वो r की वैल्यू है। इक्वल्स टू, ऐसे इसको मैं लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 3nc 2n - 7। तो देखिए अगर एक रिजल्ट आपको यहाँ पर पता है तो आप अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हैं। रिजल्ट था हमारा एन एन सी ए इक्वल्स टू एन सी बी। तो ये जो रिजल्ट होता था ये किसके इक्वलेंट होता था, एन इक्वल्स टू ए प्लस बी होता था,
ठीक है। n इक्वल्स टू क्या होता था, a प्लस बी। ये थोरम्स के रिजल्ट हैं, कॉम्बिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू जो है वो आपकी इक्वल है, यानी कि आपका जो 3n है वो किसके इक्वल होगा, a कितना है 2n प्लस बी आपका क्या है, बी है आपका 2n-7, तो 2n-7 करेंगे। अब 2n प्लस 2n 4n हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3n-4n और इक्वल्स टू क्या बचेगा भाई, -7 बचेगा। तो 3n-4n कितना मिलेगा, माइनस का n मिलेगा ना, और इक्वल्स टू में कितना है -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी मिल गई, 7 मिल गई है। ठीक है, तो n की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब n की वैल्यू मिल चुकी है तो इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि n तो हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NCn-5। अब n हो गया है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर 7 लिखूंगा तो 7-5 कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर 2 आने का मतलब इसके दो स्टेप ओपन करने हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 6/2 × 1। 2 से 3 पर इसको कैंसिल करेंगे, 3 7 जा कितना आ जाएगा 21, तो 21 हमारा क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए इतना टाइम इसलिए लग पा रहा है क्योंकि मैं आपको चीज़ों को समझा के चल रहा हूँ, वरना सेकंडों में आंसर आता है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए हम, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जब सभी में जो फर्स्ट टर्म लिखी है वो n की वैल्यू है, और जो सेकंड लिखी हुई है वो किसकी वैल्यू है, r की। और एक चीज और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जैसे अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि NCr इक्वल्स टू क्या था हमारा, NCn-r। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो अगर आपका r बनता है तो इनकी वैल्यू इक्वल आएगी, उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। सॉरी, r नहीं, n बनता है, तो क्या बनता है, n इसके इक्वलेंट बनता है। तो अभी मैंने बताया था ना कि n इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, तो n जो है वो किसके इक्वलेंट हो, a और b के सम के इक्वलेंट हो, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो देखिए अभी देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर सेकंडों में ये क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू है 51 और r कितना है 21, तो एक टर्म आपको और भी मिलेगी जिसका सम इसके साथ मैच करेगा। तो देखिए यहाँ पर n भी कितना है आपका 51 और r कितना है 30। तो इनको मैं थोड़ा अलग से लिख के आपको बताता हूँ। यहाँ पर होगा 51C21, ये प्लस का था, और यहाँ पर ये माइनस का है। यहाँ पर देखिए ये माइनस का साइन रहा, तो माइनस में क्या है 51C30। अब इसमें वो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करें तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, 51C21 माइनस, और 51 में से देखिए थ्योरम क्या थी, NCn-r। तो ये चीज जब इसमें अप्लाई करेंगे तो 51 में से 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 51C51-30। 51-30 कितना बचेगा, 21। तो देखिए दोनों लाइक टर्म है, अपोजिट साइन की है, तो कैंसिल नहीं हो जाएगी। तो आप सीधा सम चेक कर लें, बस a और b का सम चेक कर ले, अगर वो n के इक्विवेलेंट आता है तो उनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब सीधा करते हैं, देखिए यहाँ पर है 21, यहाँ पर है 30, दोनों का सम हुआ 51। 51 ये हमारा n है, सभी में n कितना है, 51 है, सभी टर्म्स में देख सकते हैं। तो इन दोनों का रिजल्ट इक्वल रहेगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ये 21 है, r आपका कितना है 21 है इसमें, और इसमें r कितना है 29, तो इन दोनों का रिजल्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और अपोजिट साइन के ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही 23 का सम किसके साथ चेक करेंगे, 28 के साथ, तो इन दोनों का सम 23 और 28 का सम भी कितना रहेगा, 51 रहेगा, तो इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल आएगी, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे 24 का सम 27 के साथ क्या रहेगा, 51। 24 प्लस 27 कितना बनेगा, 51, तो इन दोनों का भी रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन अपोजिट साइन के आएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार से 25 और 26 का सम भी क्या रहेगा, 51 रहेगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। मतलब यहाँ से रिजल्ट आपको सीधा सीधा क्या मिलना है, जीरो मिलना है। अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो सेकंडों में आपको पता लग जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या मिलना है, जीरो। अगर यहाँ फॉर्मूले लगाने बैठ गए ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब देखिए इनका रिजल्ट जीरो मिलना है, अब ऑप्शन में से हमें मैच कराना है कि किसका रिजल्ट जीरो मिल रहा है। तो देखिए यहाँ आर की वैल्यू है 25, यानी कि 25 स्टेप्स ओपन करेंगे तो जीरो तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पर 27 स्टेप्स ओपन करेंगे, जीरो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आपको पता होगा कि NCn, अगर n और r इक्वल हो जाए तो वैल्यू कितनी होती है, 1, और साथ ही r अगर जीरो हो जाए तो भी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देखिए n और r इक्वल है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पर r जीरो है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अब 1 - 1 क्या मिलेगा, जीरो, तो यहाँ से रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। यहाँ से बिल्कुल जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ 25 है और यहाँ 27, अगर सेम होते तो जीरो मिलने के चांस थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो थोड़ा समझाने में टाइम लग गया, वरना आपको डायरेक्ट यहाँ से ए और बी का सम चेक कर लेना है, जिसमें ए बी का सम एन के इक्वलेंट बन रहा है, उनकी वैल्यू इक्वल आएगी। अब इक्वल आएगी तो सीधे सीधे कैंसिल होते चले जाएंगे, रिजल्ट जीरो मिलेगा। अब इसको देख के पता लग रहा है भाई 25 टर्म्स ओपन करने से जीरो तो पक्का नहीं आएगा, क्योंकि जीरो तब आता है जब दो नंबरों को हम सब्ट्रैक्ट करें, ऊपर नीचे कैंसिल करने से कभी जीरो नहीं आता है, ठीक है ना।
ऐसे ही इसमें भी ऊपर नीचे कैंसिल करने से जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ दोनों टर्म्स के बीच में माइनस है, यहाँ से बन सकता है या फिर ऑप्शन डी से, लेकिन ऑप्शन डी में आर की वैल्यू डिफरेंट है तो वहां से जीरो नहीं बन सकता। तो जीरो केवल किस में बन सकता है, सी ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे करेंगे हम, आपको क्या करना है, 300 और 400 के बीच में सभी ओड नंबर्स पता करने हैं। कैसे नंबर पता करने हैं, ओड नंबर, और डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको पता है 300 और 400 के बीच में सभी जो नंबर होंगे वो 3 डिजिट के होंगे। अब यहाँ पर इसने बोला है कि 300 से ग्रेटर होना चाहिए, 300 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, लेकिन 400 से क्या होना चाहिए, लेस, यानी कि इन दोनों के बीच लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब जो ये फर्स्ट डिजिट है ये आपका ना ही 1 हो सकता है ना ही 2 हो सकता है, केवल क्या हो सकता है, 3। 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हम 4 लिखेंगे तो पीछे 0 0 तो लिख नहीं सकते, डिजिट को रिपीट कर नहीं सकते। अगर 1 भी लिख दिया, मान लो फर्स्ट पे हमने 4 लिख के फिर 0 करके 1 लिख दिया, तो भी तो ये नंबर आपका 400 से ग्रेटर हो गया। इसलिए फर्स्ट प्लेस पर केवल आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 3 लिखना है, 3 के अलावा और कोई नंबर यहाँ पर नहीं आ सकता। साथ ही हमें याद है अगर ओड नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। किसी भी नंबर का ओड होना डिपेंड करता है कि उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो इवन है या ओड है। तो यहाँ पर ओड नंबर होना चाहिए। अब कुल मिलाकर के ओड नंबर हमारे पास 0 से 9 तक कितने बनते हैं, कुल मिला के हमारे पास 0 से 9 तक कितने ओड नंबर बनेंगे भाई, यहाँ पर मैंने 3 फिल कर दिया था। तो देखिए 1 ओड नंबर है, उसके बाद आपका 3 ओड नंबर है, उसके बाद आपका 5 ओड नंबर है, उसके बाद 7 ओड नंबर है, उसके बाद 9। तो इन चारों के लिए, पांचों के लिए हमें चेक करना होगा। तो 3 यहाँ पर फिल हो चुका है, ठीक है। बस हमें यहाँ पर मैंने एक मान लीजिए पहले 1 फिल कर दिया। अब यहाँ पर फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, तो देखिए एक डिजिट यहाँ पर फिल हो चुका है, एक यहाँ पर फिल हो चुका है। 0 से 9 तक, 0 से 9 तक के डिजिट हम यूज कर सकते हैं, तो 2 डिजिट पहले ही फिल कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर फिल करने के लिए केवल 8 ऑप्शन बचते हैं। तो 1 को लेकर के जब मैं चला तो 8 नंबर बने। ऐसे ही यहाँ पर मैं जब 3 को तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पर 3 फिल कर चुके हैं, तो 3 को मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं फिल करूंगा 5। तो फिर से यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन जो रहेंगे वो 8 रहेंगे, समझ पा रहे हो। ऐसे ही नेक्स्ट मैं फिल करूंगा 7 फिल करूंगा, तो फिर से यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन बचेंगे वो 8 नंबर, क्योंकि 3 और 7 को मैं फिल कर चुका हूँ। टोटल होते हैं 10, 10 में से 2 मैंने फिल कर दिए, 3 और 7, तो बचे कितने, 8। तो फिर से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 9 फिल करूंगा, यहाँ पर 9 फिल करूंगा तो 3 और 9 को छोड़ करके 8 नंबर बचे, तो फिर से 8 नंबर बन जाएंगे। मतलब 1 को लेकर के 8, 3 को तो फिल ही नहीं कर सकते क्योंकि 3 जो है ये फर्स्ट प्लेस पर फिल है पहले से ही, और 5 को लेकर के भी 8, 7 को लेकर के भी 8, 9 को भी लेकर के 8, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा, 32। इनको आप ऐड करेंगे तो 4 8 जा 32, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि भी जो टाइगर है, इस वर्ड से आपको विद मीनिंग या विदाउट मीनिंग जो आपको क्या बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि वावल्स को इवन प्लेस पर नहीं रखना है। वावल्स को किस प्लेस पर नहीं रखना है, इवन प्लेस पर। तो आप टाइगर में देख सकते हैं कि टाइगर में कितने अल्फाबेट है हमारे पास, टाइगर में हमारे पास अल्फाबेट है 5। तो ये 5 अल्फाबेट हो गए, ये इनकी पोजीशन दे देते हैं 1 2 3 4 और 5। तो एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दें कि इसने बोला है कि वावल्स को इवन प्लेस पर नहीं रखना है, तो इसका मतलब वावल्स को ओड प्लेस पर रखना है। तो वावल्स को हम फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट पोजीशन पर रख सकते हैं, थर्ड पोजीशन पर रख सकते हैं और फिफ्थ पोजीशन पर। अब वावल्स है कितने हमारे पास, तो ए ई आई ओ यू होता है, 5 वावल्स होते हैं। इसमें से इसके अंदर कितने यूज हुए हैं, आई और ई, मतलब 2 वावल्स यूज हुए हैं। तो इनके लिए हमारे पास स्पेस कितना है, 3 स्पेस है। मतलब मैं लिखूंगा 3P2, पी की यूज कर रहे हैं परम्यूटेशन के लिए, यहाँ पर क्लियर किया गया है परम्यूटेशन का यूज करना है, ठीक है। तो 2 जो है हमने फिल कर दिए हैं, 2 जो लेटर्स हैं वो हमने फिल कर दिए। देखिए पोजीशन तो हमारे पास 3 थी, लेकिन लेटर तो 2 ही थे ना, तो इन 3 में से किसी 2 ही प्लेस पर फिल हो पाएंगे। मतलब एक तो ओड का वैकेंट बचेगा, इसके अलावा 3 किसके, 2 किसके बचे हुए हैं, इवन प्लेस के। तो 2 तो ये बचे हैं और एक इनमें से किसी में से एक बचेगा, क्योंकि लेटर तो 2 ही थे ना, वॉवल्स तो कितने थे, 2, तो 2 ही प्लेस पर फिल हो पाएंगे। एक प्लेस तो ओड का भी बचेगा ना, तो 3 वो बचे हैं और 3 लेटर्स बचे हैं, ठीक है। हमने केवल आई और ई को सेट किया था, टी जी आर बचा हुआ है, तो 3 प्लेस बचे हुए हैं और 3 क्या बचे हुए हैं, लेटर। तो इसको बस सोल्व करना है और कुछ नहीं है। तो रिजल्ट आपको परम्यूटेशन का याद होना चाहिए, एन पी आर इक्वल्स टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये होता है। मैं फिर से इसको लिखता हूँ, तो क्या होता था परम्यूटेशन का रिजल्ट भाई, एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता था।
तो अभी आपने देखा कि हमारे पास जो आया था 3p2 आया था, इनटू में क्या आया था 3p3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 - 2 कितना आएगा 1 फैक्टोरियल, इनटू में ऐसे ही 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 3, 3 - 3 क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। अब इनको आप सोल्व कर लीजिए, तो 3 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 × 2 × 1, अगेन 3 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई 3 × 2 × 1। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल तो ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, 1 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 1 ही आएगा, अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2 = 6 और यहाँ पर भी 3 × 2 = 6, और 6 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा भाई 36 आ जाएगा। सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या रहेगा 36 ही रहेगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा 36 होगा, यानी कि हमें जाना होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें यहाँ पर बोला गया है कि अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं, वो किसके रूट्स हैं भाई, यहाँ पर जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रहेंगे रूट्स रहेंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, इसके रूट्स रहेंगे। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है ये। ठीक है, 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, तो वहां पर हमने पढ़ा था अगर रूट्स हैं तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वलेंट होगा -b/a के। तो b की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, x का कोएफिशिएंट जो होता है वो b की वैल्यू होती है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या है p है यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा जो है यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। तो -b की बजाय हमें वहां पर p नजर आ रहा है, और a की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया है p आ गया है। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है c/a। तो c आप यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है q नजर आ रहा है अपॉन a कितना है वही सेम 1 है। तो 1 का यहाँ पर हम अपॉन में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, उसके जीरोज यानी कि रूट्स हैं अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। किसके जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा हमारा -m होगा, अपॉन में a की वैल्यू यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 1 है, और b की वैल्यू कितनी नजर आ रही है m नजर आ रही है, मतलब x का कोएफिशिएंट जो है वो m है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेम ऐसे ही प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा क्यूब प्लस इंटू बीटा क्यूब इक्वल्स टू किसके होगा c/a। तो c कितना है आपका n है और a कितना है 1 है। तो ये फाइनल रिजल्ट यहाँ से आ गए हैं। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमें m प्लस n की वैल्यू निकालनी है, वो भी किसकी फॉर्म में p और q की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी लगती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, तो इन रिजल्ट्स को आप ध्यान रखें कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -p आया था, अल्फा इंटू बीटा क्या आया है q आया है, और इसमें तो हम आइडेंटिटी लगाने ही वाले हैं, साथ में इनके क्यूब का प्रोडक्ट कितना आया था n आया था। तो चलिए आगे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास रिजल्ट था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू -m। तो यहाँ पर जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा a क्यूब प्लस बी क्यूब की तो क्या होती थी a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, -ab ये रिजल्ट होता था। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो थी हमारे पास, आपको याद होगा नोट की है तो, कि अल्फा प्लस बीटा क्या आया था हमारा -p आया था, तो मतलब मैं इसको -p लिख सकता हूँ। और साथ ही देखिए इसको मुझे थोड़ा ऐसे क्लोज करना पड़ेगा, होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा ताकि मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख सकूं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं यहाँ पर इसके अंदर +2 अल्फा बीटा कर देता हूं और -2 अल्फा बीटा कर देता हूं। तो इससे देखिए क्या फायदा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पर है, और +2ab की ये टर्म हो जाएगी, मतलब मैं इसको क्या लिख पाऊंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख पाऊंगा भाई। ठीक है, अब देखिए माइनस का 2 अल्फा बीटा ये वाला बचा है, और माइनस का अल्फा बीटा ये है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास p थी, अभी मैंने यहाँ पर भी यूज की थी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी p, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ p। ठीक है, और -p लिखूंगा लेकिन स्क्वायर की वजह से वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपको याद होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी q आई थी, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा q, तो ये आ जाएगा -3q। तो इसमें क्या करते हैं हम p को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट क्या रहेगा हमारा -p क्यूब और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3p क्यूब।
तो आप देख सकते हैं, और इक्वल्स टू में हमारा क्या चल रहा था, माइनस एम चल रहा था, वो आप भूल चुके हैं। ठीक है, क्या चल रहा था, माइनस एम। ठीक है, ये वाला माइनस एम चल रहा था ना इक्वल्स टू में। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन करके कट्टी कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस कॉमन करके हमने कट कर दिया। मतलब एम की जो वैल्यू है वो फाइनल आपके पास क्या आ चुकी है, पी क्यूब माइनस 3 पी क्यू आ चुकी है। याद रखें आप, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और कोई तरीका भी नहीं है इसका। ठीक है, तो एम की जो वैल्यू है क्या आई है हमारे पास, पी क्यूब माइनस 3 पी क्यू। सेम ऐसे ही अब सेकंड वाली कंडीशन को सोल्व करते हैं। तो देखिए एम की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले ही, पी क्यूब माइनस 3 पी क्यू आई थी। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन थी उसमें हमें गिवन था अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इक्वल्स टू क्या गिवन था भाई, एन गिवन था। क्या गिवन था, एन। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा का होल क्यूब भी लिख सकता हूँ, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एन। अब अल्फा बीटा किसके इक्विवेलेंट था, याद होगा आपको, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली थी तो क्यू आया था यहाँ पर, यानी कि क्यू क्यूब आ जाएगा। तो ये एन की वैल्यू आ गई। अब हमें एम और एन की वैल्यू का क्या करना है, प्लस। ठीक है, क्योंकि इसने हमसे पूछा एम प्लस एन। तो एम की वैल्यू जो आई थी वो क्या आई है भाई, पी क्यूब माइनस 3 पी क्यू, और एन की जो वैल्यू है वो क्या आई है, क्यू क्यूब। तो देखिए फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और माइनस 3 पी क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, हम डी के साथ जाएंगे, पी क्यूब क्यू क्यूब और माइनस 3 पी क्यू। ठीक है, इसमें इसके अलावा और किसी के साथ ये मैच नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें भी कम ही समय लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, हम सीधा ट्रिक से नहीं निकाल सकते थे इसको। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों से शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर सोल्व करने की बजाय नोटबुक में लेके आएंगे या फिर बोर्ड पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वो कर पे तभी पाएंगे जब इस वीडियो को आपका अच्छा प्यार मिलेगा, तभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। पिछले 10 सालों में जितने भी एनडीए के पेपर हुए हैं सभी सिंप्लीफाई करवाएंगे, सभी सोल्व करवाएंगे ट्रिक के माध्यम से, और जितना उसके शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व करवाएंगे। साथ ही सिलेबस भी पूरा हम वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर चलेंगे डालेंगे, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और प्लस पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ भी बिल्कुल जो है अब अवेलेबल करवाई जाएगी। सिलेबस जो भी वीडियो डलेगी सिलेबस से रिलेटेड, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को प्यार मिलेगा तभी हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर बोला गया है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं, और साथ ही बोल रहा है व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी। तो इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स ए बी होंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट, आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना होगा। तो यहाँ पर भाई अल्फा और बीटा जो है ना वो आपके क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल्स टू होगा माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए ये चीज पहले अच्छे से क्लियर करें कि बी यहाँ पर क्या होगा, तो बी होता था एक्स का कोफिशिएंट, और एक्स की जो टर्म्स है वो 2 टाइम्स यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो इन दोनों में से जब हम एक्स कॉमन करेंगे और साथ ही माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, तो इनमें से अब हमने क्या किया, एक्स कॉमन कर लिया है, साथ ही माइनस कॉमन कर लिया है, तो एक्स का कोफिशिएंट जो है यानी कि बी जो है वो आपका क्या बनेगा, ए माइनस ए प्लस बी। अब जो सम ऑफ जीरो होता था वो माइनस बी अपॉन ए होता था ना, तो माइनस यहाँ पर है, माइनस फॉर्मूले में है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, ए प्लस बी आएगा अपॉन ए। ए जो होता था वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, जो कि यहाँ पर 1 है। तो ये फाइनल रिजल्ट यहाँ से आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्या होगा हमारा, वो होता था सी अपॉन ए। तो सी क्या होता था, कांस्टेंट, यानी कि जिसके साथ एक्स की टर्म नहीं है। तो एक्स की टर्म किसके साथ नहीं है, ए बी माइनस सी के साथ नहीं है, तो ये पूरा ही आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, अपॉन ए, ए सेम आपका 1 है, तो लिखना लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए क्या करेंगे, हमें जो ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में ये बोला गया है कि जो ए बी है ना इनमें से किसके क्या है, रूट्स हैं, तो ए बी की हेल्प से हमें यहाँ पर क्या बनानी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। तो उसके लिए हमें ए प्लस बी और ए इंटू बी की आवश्यकता है। तो देखिए ए प्लस बी आपको सीधा सीधा गिवन है, ए इंटू बी के लिए आप माइनस के सी को इधर ले जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस क्या हो जाएगा सी, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, ए बी। तो ए आपको ए और बी का प्रोडक्ट भी मिल चुका है, और ए बी का क्या भी मिल चुका है, सम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास रिजल्ट होता था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इक्वल्स टू क्या होता था, जीरो। तो देखिए एक्स स्क्वायर आपका सेम है यहाँ पर, माइनस सम यानी कि ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी के लिए बात हो रही है ना, ए बी रूट्स हैं, तो ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, साथ ही ये एक्स भी आपका अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब ए मल्टीप्लाई बी, तो ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, अल्फा बीटा प्लस सी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस सी। अब मैच करा लें आप, कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, तो इसको रिजल्ट को थोड़ा ध्यान रख ले, तो फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो एक्स स्क्र माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा प्लस सी, तो ये रिजल्ट जो है हमारा किसके साथ मैच हो रहा है यहाँ पर, प्लस सी के साथ जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच हो रहा है। देखिए एक्स स्क्र माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा और प्लस सी, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 है जो 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है यहाँ पर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जो जीरोज हैं यानी कि रूट्स हैं वो इक्वल है। अब देखिए रूट्स कब इक्वल होते हैं, तब जब डी की वैल्यू क्या होती थी, जीरो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, जीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या था, बी स्क्र माइनस फोर ए सी, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। साथ ही आप एक चीज और ध्यान देंगे कि यहाँ पर बी जो होता था ना वो एक्स का कोफिशिएंट होता था, और एक्स का कोफिशिएंट को थोड़ा अलग अलग करके दिया हुआ है, तो इसको साथ को सभी को साथ में हम माइनस कॉमन कर लेते हैं और थोड़ा एक्स को कॉमन करके लिखते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी और एक्स क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, इन सभी में से मैंने माइनस और एक्स कॉमन कर लिया है, तो ये कंप्लीट जो है ना ये आपका बी बनेगा, और सी जो है वो क्या होता था, कांस्टेंट, तो ये पूरा आपका कांस्टेंट क्या होगा, सी, और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता था, वन होता था। अब चलिए करते हैं हम इसको अप्लाई, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वलेंट होना चाहिए, जीरो के, तो अभी मैंने आपको बताया बी जो है वो क्या होगा, बी आपका होगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट ये बनेगा यहाँ से माइनस और एक्स कॉमन करने के बाद, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगा, लेकिन जब बी का यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करूंगा तो ये माइनस जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट बनेगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए आपका यहाँ पर वन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, सी क्या है भाई, सी है हमारे पास बी सी प्लस सी है, सी क्या है, बी सी प्लस सी है, और इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। तो चलिए हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। और इस फोर को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का फोर बी सी और माइनस का फोर सी ए। अब ध्यान से देखें आप, बी सी की यहाँ पर माइनस की फोर टर्म्स है और बी सी की यहाँ पर प्लस की टू टर्म्स है, यानी कि माइनस का टू बी सी बचेगा। ऐसे ही सी ए की यहाँ पर माइनस की फोर टर्म्स है और यहाँ पर प्लस की टू टर्म्स है, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का टू सी ए बचेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, मैं इसको इरेज करके फिर से लिखता हूँ। तो देखिए क्या आया था हमारे पास, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र और प्लस क्या आ गया था भाई, टू ए बी, और माइनस का बचा था टू बी सी और माइनस का ही क्या बचा था, टू सी ए, और इक्वल्स टू क्या था, जीरो, ठीक है। अब इसको मैं वापस होल स्क्वायर बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आंसर अभी मैच नहीं हो रहा है, तो इसको वापस से होल स्क्वायर बनाना है, तो आपको सेम वही आइडेंटिटी वापस से क्लोज कर देनी है, लेकिन एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पर ये दोनों टर्म नेगेटिव है। अब ये दोनों टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है बी सी और इसमें दिख रहा है सी ए, तो इनमें कॉमन टर्म कौन सी है जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो रही है, तो दोनों में कॉमन टर्म है सी, यानी कि सी आपका जो है वो नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि ए और बी अगर नेगेटिव होता तो ये वाली टर्म भी आपकी नेगेटिव होती, तो इसका मतलब सी नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। तो ए आपका पॉजिटिव रहेगा प्लस बी भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सी कैसा रहेगा, नेगेटिव, और इसका मैं क्या लिख दूंगा, होल स्क्वायर। तो आप इस होल स्क्वायर को ओपन करके देखेंगे तो सेम यही रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। मैंने वापिस इसको क्लोज करके लिखा है, तो इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पर क्या था भाई, जीरो था, इक्वल्स टू मेरे पास क्या था यहाँ पर, जीरो था, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, जीरो का रूट जीरो ही होता है, तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, तो रिजल्ट जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना आप खुद से सोल्व करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको हम अगले पार्ट में फिर से बाकी के क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में कराता हूँ तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि समझाने में थोड़ा समय लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, अल्फा और बीटा है, आपके पास दो रूट है, अल्फा जो है वो बीटा से ग्रेटर है, साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है ना इसके क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
रूट्स हैं, ये यहाँ पर बोला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होगा माइनस बी के, यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, लेकिन ए तो यहाँ पर क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो बी जो है वो -8 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, सी अपॉन ए। तो सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट को लेते हैं हम, जो कि क्या है, हमारा क्यू है। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ से बने। साथ ही देखिए ये रिजल्ट आपको गिवन भी है कि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 16। अब मैं इसमें आइडेंटिटी लगाता हूँ, तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई मैंने, इसकी वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं 8 रिप्लेस करता हूँ और 8 यहाँ पर इंटू में आएगा, इक्वल्स टू कितना है, 16। तो देखिए 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरे पास एक इक्वेशन बन गई अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो एक तो ये बन गया अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2, और एक यहाँ पर था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8। तो इन दोनों को मैं थोड़ा एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना था, 8, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कितना था, 2। तो इसको सोल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 हो गया भाई। 8 प्लस 2 कितना होगा, 10। 2 से ये 5 पर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू तो मुझे मिल गया 5। अब मुझे बीटा की वैल्यू और निकालनी है, तो मुझे याद है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, या सेकंड का भी यूज कर सकते हो आप। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 5 रिप्लेस करूंगा, प्लस बीटा है इक्वल्स टू कितना है, 8। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3। यानी कि अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अब आपको याद होगा कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू हमारा क्या आया था, क्यू आया था, और क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अल्फा जो है वो कितना आया, 5, और बीटा कितना आया, 3, और इक्वल्स टू क्या है, क्यू। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अगर आपका भरपूर प्यार मिला तो सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन हम एनडीए के क्वेश्चन पेपर सोल्व कराएंगे आपको। ठीक है, साथ ही पूरा सिलेबस आपको विद पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।